देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश सियासत की बात सच्चाई के साथ। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। पिछले साल यानी कि 26 मई को देश की सत्ता पहली बार ऐसे गैर कांग्रेसी शख्स ने संभाली जिसे पूर्ण बहुमत का जनादेश मिला 30 साल बाद। पिछले साल 16 मई को आए चुनावी नतीजों में बीजेपी को जबरदस्त बहुमत मिला, जिसके बाद 26 मई को प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। अब देश की सरकार चलाते चलाते 1 साल पूरा हो चुका है। सुबह हिसाब देने का इसके लिए प्रधानमंत्री ने उस जगह का चुनाव किया है जहां से दरअसल बीजेपी के उस शिखर पुरुष ने जन्म लिया था जिनकी विचारधारा को आज भी बीजेपी अपनी पूंजी मानती है। कल मथुरा में प्रधानमंत्री की महारैली है जिसमें प्रधानमंत्री अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। आज की इस खास पेशकश में हम आपको मथुरा की तैयारियों से रूबरू कराएंगे, साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस महारैली का राजनीतिक अर्थ जब 1 साल का हिसाब अच्छे दिनों का देना है तो है क्या। शुरू करते हैं विशेष। कल यानी कि 25 मई को मथुरा में होने वाली प्रधानमंत्री की रैली है, जिसके लिए एक महारैली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसी मन से दीनदयाल उपाध्याय का जो पूंजी है उसको लेकर वो बात करेंगे 1 साल के हिसाब की, जिसको लेकर विरोधी तंज कस रहे हैं उसका जवाब देंगे। बड़े स्तर पर तैयारियां हैं। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा प्रदेश बीजेपी के नेता इस महारैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए जुट गए हैं। केंद्र की नई सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर मथुरा एक ऐतिहासिक आयोजन का गवाह बनने वाला है। यहाँ की धरती से प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार का 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। बीजेपी के आदर्श पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली पर होने वाले इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी न केवल अपने शिखर पुरुष के आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने की कोशिश करेगी, बल्कि आने वाले वक्त में उनके विचारों पर कायम रहने की दिशा भी तय करेगी। मैं ऐसा मानता हूं कि 1 वर्ष के अपने कामों को जो जनसेवा के उन्होंने किए हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चरणों में समर्पित करके अगले कार्यकाल के लिए इस महान मनीषी का आशीर्वाद प्राप्त करके कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेंगे। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे हैं, जो बाद में चलकर भारतीय जनता पार्टी के तौर पर एक दल बना। आज जबकि बीजेपी देश में पूर्ण बहुमत से पहली बार सत्ता में है, तो ऐसे में पंडित दीनदयाल को याद कर बीजेपी ये बताना चाहती है कि विचारधारा के स्तर पर आज भी वो अपनी जड़ों के साथ जुड़ी हुई है। उनका कहना है, जब तक गरीब व्यक्ति समाज के विकास के क्रम में नीचे बैठे हुए व्यक्ति को हम भोजन, कपड़ा, शिक्षा और स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक हम एक विकसित समाज की कल्पना नहीं कर सकते। बीजेपी इस मौके को बेहद ही ऐतिहासिक बनाने में जुटी है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। नरेंद्र मोदी चूंकि प्रधानमंत्री हैं, लिहाजा सुरक्षा के लिहाज से भी खास इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों के साथ ही केंद्रीय एजेंसियां भी लगातार चौकसी बरत रही हैं। एसपीजी की टीम यहां पहले ही पहुंच चुकी है, जिसके निर्देशन में कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां की जा रही हैं। पूरे कार्यक्रम स्थल को 8 जोन और 24 सेक्टरों में बांटा गया है, जिनमें मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। पीएम के काफिले में शामिल होने के लिए हाईटेक गाड़ियों का काफिला भी आ चुका है। लोगों को लाने के लिए 2500 बसें लगाई गई हैं। पंडाल में 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही गर्मी से बचने के लिए पानी और कूलर का भी इंतजाम किया गया है। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल पर डॉक्टरों की टीम भी मुस्तैद रहेगी। प्रधानमंत्री लगभग 3:30 बजे यहां पहुंचेंगे। केंद्र की सत्ता में 1 साल पूरा करने के मौके पर पीएम मोदी यहां अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। साथ ही उन वादों का हिसाब भी देंगे जो चुनाव के दौरान उन्होंने किए थे। जाहिर है, मथुरा का ये आयोजन न केवल सरकार के लिए एक बड़ा कार्यक्रम है, बल्कि यहां जुटने वाली भीड़ मोदी मैजिक के लिए एक कसौटी भी साबित होगी। इसके अलावा खास नजर प्रधानमंत्री के भाषण पर होगी, जिसके जरिए वो न केवल अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे, बल्कि सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने वालों को जवाब भी देंगे। मथुरा से विपेंद्र और शेखर आनंद त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
पिछले साल मोदी कोई लहर कह रहा था, कोई सुनामी कह रहा था, कोई मोदी मेनिया कह रहा था, लेकिन एक साल जनता के लिए काफी है। जनता जागरूक है, आंख वो खोल चुकी है। अच्छे दिन आए हैं या नहीं आए हैं, जनता इसका हिसाब देगी। बहरहाल हम कोशिश करेंगे मथुरा जाने का, लेकिन उससे पहले वाराणसी चलते। हमारे साथ प्रोफेसर भावना त्रिवेदी मौजूद हैं, जो पॉलिटिकल सटायर की भी हम इनसे बात कर लेते हैं। हम इनसे हर तरह की बातों पर विश्लेषण ले लेते हैं। प्रोफेसर साहब कैसे हैं आप? भावना जी बहुत अच्छी हूँ। निहारिका जी बहुत अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? मैं तो कैसी हूँ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये बताइए आपका संसदीय क्षेत्र कैसा है, ये बताइए। और पहले ये बताइए कि एक साल बाद अच्छे दिन का हिसाब देने प्रधानमंत्री आएंगे, तो बस और प्रोफेसर से लेकर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप स्पीच को कितना बड़ा और कितना मजबूत, बड़ा भी भारी कितना समझ सकती हैं? अपनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए ये तो एक अच्छी बात, एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो थोड़ी सी ऑडियो में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही। भावना जी आपका रुख करेंगे। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच थी, अच्छे दिन आने की बात थी। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को जम्मू से लेकर अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी नरेंद्र मोदी ने कवर किया था, और वहां के जो ट्रॉपिकल इश्यूज उठाए थे और उसको एड्रेस करने की यहाँ पर बात की गई थी। अब एक साल बाद एक्सपेक्टेशन जो एक साल पहले थी, अब वो एक्सपेक्टेशन फुस हो गई है, या फिर जनता अब यहाँ पर बता सकती है कि उनके अच्छे दिन आए या नहीं? हालांकि जनता तो सुनेगी, अब उन्हें पता है कि उन्हें क्या बोलना है, लेकिन उससे पहले सुनने की बारी है। नरेंद्र मोदी तमाम तरीके के आरोपों को झेल रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे विपक्ष हो, तमाम मसलों पर, लेकिन उन्होंने अभी तक बोला नहीं है। अब वो कहां बोलेंगे? दीनदयाल धाम में 5 हेलीपैड जो बनाए गए हैं, इनका ट्रायल पूरा हो चुका है। एसपीजी के अधिकारी लगातार जिला प्रशासन के साथ डटे हैं। पूरे दीनदयाल धाम को बैरिकेडिंग से घेर दिया गया है। एसपीजी के दिशा निर्देश में पूरे पंडाल को तैयार किया जा रहा है। आयोजन स्थल की निगरानी जल, थल और नभ तीनों से की जाएगी। यमुना नदी में पीएसपी की फ्लड रिलीफ कंपनी होगी। इतने तमाम सुरक्षा इंतजाम के बीच में नरेंद्र मोदी एक साल का लेखा जोखा बताएंगे। 3 बजे दिल्ली से प्रस्थान करेंगे, 5:30 बजे मथुरा से वापस लौट जाएंगे। इतना ही नहीं, आयोजन स्थल पर एंटी डेमो स्क्वाड तैनात किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे हैं। पंडाल 218 फीट चौड़ा, लाव लश्कर है, पूरा तैयारी पूरी है। शायद आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में जब नरेंद्र मोदी ने पहली रैली कानपुर में की थी, इतने बड़े पैमाने पर तैयारी थी। वो रैली बड़ी थी, लेकिन ये रैली उससे दुगनी है, क्योंकि प्रधानमंत्री की पहली रैली होगी। एक साल कंप्लीट करने से एक दिन पहले दीनदयाल उपाध्याय की जमीन पर अच्छे दिन कितने वो लाए हैं, इसका हिसाब देने के लिए जनता को भी और सामने बैठे विपक्ष को भी। ये इंतजाम जो हम दिखा रहे हैं वो काफी शानदार है, और हमारे संवाददाता का भी रुख करेंगे। प्रोफेसर भावना त्रिवेदी का रुख तो करेंगे, लेकिन हमारे संवाददाता हमें पहले ग्राउंड रिपोर्ट बता दें। शेखर हमारे साथ मौजूद है। शेखर, क्या माहौल है? बिल्कुल निहारिका, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब से थोड़ी देर में जिस तरीके से वहां पर हमने तैयारियां शूट की हैं, वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा देंगे। कोई दो राय नहीं है कि नगला चंद्रभान में इस समय किसी मेले जैसा माहौल है, और यहाँ पर जो होर्डिंग्स लगी हुई हैं उसमें जन कल्याण पर्व ये नाम दिया गया इस महारैली को। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी यूपी बीजेपी अध्यक्ष से हमने बात की, उनका कहना है कि जो सरकार ने 1 साल में कामकाज किया है यहाँ पर वो जन कल्याण के लिए है, और उसको किसी उत्सव की तरह बीजेपी मनाना चाहती है। और साफ तौर पर जिस तरीके से नगला चंद्रभान इस समय बदल चुका है, उसका पूरा जो जियोग्राफी है उसमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई आमूल चूल परिवर्तन हो चुका हो। निहारिका, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ खास मेहमान भी हैं। रविकांत गर्ग जी हैं, पूर्व मंत्री हैं मेरे साथ, और साथ ही राजेश चौधरी जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यक्रम संयोजक हैं। हरेंद्र शर्मा जी हैं, ब्रज क्षेत्र के प्रभारी हैं। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का, और कुछ और लोग हैं हमारे साथ। रविकांत जी, ये बताइए कि पंडित दीनदयाल जी का ये गांव ही क्यों चुना गया है जो 1 साल की सरकार की उपलब्धियां उसे बताने के लिए? मोदी जी की जो सरकार केंद्र में बनी है वो स्वदेशी को लेकर बनी है, गांव गरीब किसान को मूल में रखकर बनी है। और अभी तक जो भी निर्णय लिए गए हैं वह स्वदेशी के, स्वावलंबन के, गांव गरीब किसान के उत्थान के संबंध में निर्णय लिए गए। और 1 साल हमारे सरकार का पूरा हो रहा है, उसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो इस विचार के पोषक थे
जिन्होंने गांव गरीब किसान, झोंपड़ी का इंसान, महिलाओं का सम्मान, दलितों और पिछड़ों का सम्मान के विषय को थीम में रखा। उनकी थीम को आगे बढ़ाने के लिए जब ये सरकार काम कर रही है तो क्यों ना एक वर्ष उनके चरणों में समर्पित किया जाए, उनको उस श्रद्धा सुमन के रूप में एक वर्ष को अर्पित किया जाए और भविष्य के लिए भी इस वर्ग को सामने रखकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की थीम को सामने रखकर कार्यक्रम बनाए जाएं। ठीक है, तो बीजेपी घोषणा उनके जन्मस्थली से हो, इस उद्देश्य से। ठीक है, रविकांत जी बता रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जो बीजेपी की वेबसाइट है उसमें भी जब आप जाएंगे फिलॉसफी, उसमें एकात्म मानववाद का अलग से सेक्शन है जो 1900 उनके जो 4 व्याख्यान थे मुंबई में 22 से 25 अप्रैल के बीच में उन्होंने दिए थे, वो सारा उसमें दिया हुआ है। जिस तरीके से यहाँ पर तैयारियां हैं वो अपने आप में काफी व्यापक हैं। ये बताइए राजेश जी कि किस तरह से आपने तैयारियां की हैं और कितने लोगों के आने की संभावना है यहाँ पर? पूरे जिले भर से मथुरा की यदि मैं बात करूं, लाखों की संख्या में यहाँ लोग आएंगे। लगभग 500 से 600 बसें हमने पूरा लगाई हैं जिले के अंदर और हमारे जो पार्टी के वॉलेंटियर्स हैं सब दिन रात एक करके जुटे हुए हैं। गांव-गांव, गली-गली जाकर के हमने पूरे कार्यक्रम की तैयारी की है और किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, दलितों को, नौजवानों को, महिलाओं को, सबको इस कार्यक्रम में ला करके मोदी जी के सामने बिठाना और 1 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है वो दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली पर उनके चरणों में बैठ करके देश की जनता को बताएंगे कि 1 साल की हमारी क्या उपलब्धि रही है, 1 साल में कहाँ देश खड़ा हुआ था और आज हम कहाँ उसको लेकर के आ गए। नौजवानों के लिए हमने क्या किया है, महिलाओं के लिए हमने क्या किया है, गांव गरीब किसान के लिए हमने क्या किया है। तो पूरी तैयारी के साथ उत्सव का माहौल पूरे जिले के अंदर है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, लगातार हमारे पास फोन आ रहे हैं लोगों के कि हमारे यहाँ और साधन भेजिए, और लोग हमारे यहाँ संख्या इतनी ज्यादा हो रही है कि उसको ला पाना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, आर्यन जी ये बताइए कि जिस तरीके से तैयारी की गई है, इतना ज्यादा जो प्रचार प्रसार हो रहा है, आपको नहीं लगता है कि अगर जब चीजें की जाती हैं तो वो सामने से दिखती भी हैं? खास तौर से इस पूरे अभियान, केवल प्रचार नहीं है, पूरा प्रचार अभियान है, इसके लिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत ये पड़ी कि जो है सब लोगों को मोदी सरकार से काफी अपेक्षाएं थी और 1 साल में जो कार्य मोदी सरकार के द्वारा संपन्न कराए गए हैं उन लोगों को ये प्रथम रैली है। 1 साल संपन्न होने पे प्रथम रैली मथुरा से की जा रही है और देश में भी 200 रैलियां और भी होंगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनके जो है विकास जो अभियान चला है उसकी लोगों तक उनको सूचना पहुंचे और यही लोग फिर पूरे देश में अपने अपने क्षेत्रों में जाकर मोदी सरकार ने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं जनता तक पहुंचाएं। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से यही है। बिल्कुल। रविकांत जी मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से पंडित जी ने अपना एकात्म मानववाद का सिद्धांत रखा सामने, बीजेपी उसके साथ खड़ी नजर आती है, जनसंघ के समय से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। अभी आपकी यूपी में भी सरकारें ने, आपको क्या लगता है कि कितना बदलाव इस समय केंद्र की सरकार जो आपकी है वो ला पाई है पिछले 1 साल में? पिछले 1 साल में केंद्र की सरकार ने देश की जनता की उम्मीदों को जगाया है। देश की जनता में निराशा का माहौल था कि अब तो देश सुधरेगा ही नहीं, देश में भ्रष्टाचार और घोटाले ही होते रहेंगे, देश में विकास संभव ही नहीं होगा, नेता सब चोरी करते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे, जनता को गुमराह करते रहेंगे। हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया है, हमने घोटालों को पर विराम लगाया है। आज 1 साल पूरा होने के बावजूद केंद्र की सरकार पर और सारे शासन प्रशासन तंत्र पर कोई आरोप नहीं लगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद में जितनी भी घोषणाएं योजनाओं की सरकार ने की है उसको गरीब को बीच में रखकर की है, मध्य में रखकर की है। चाहे हमने जनधन योजना के माध्यम से 15 करोड़ लोगों के खाते खुलवाए। जो गरीब कभी सोचता नहीं था कि मैं बैंक की चौखट पर पहुंचूंगा या बैंक के मैनेजर से मैं बात कर पाऊंगा, बैंक के अंदर घुस पाऊंगा, उसका खाता भी खुला है। आज फिर 12 रुपए में उसके दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपए का हो रहा है। 1 रुपया रोज में 2 लाख रुपए का जीवन बीमा हो रहा है। इसी प्रकार से नौजवानों में बेरोजगारी का इतना बड़ा माहौल और ऐसी निराशा का माहौल बन गया था कि बेरोजगार के जो हुनरदार नौजवान हैं, जिनको बहुत कुछ जिन्होंने सीखा है, पढ़ाई की है, उनको भी रोजगार नहीं मिल रहा। तो उन सबको रोजगार देने के लिए और उनके रोजगार मुहैया कराने में सहयोग देने के लिए मुद्रा बैंक की जिस प्रकार से स्थापना की है,
जिसमें हर व्यक्ति, चाहे कोई बढ़ई का काम करने वाला हो, चाहे कोई नाई का काम करने वाला हो, चाहे कोई सीए हो, चाहे कोई दुकान परचूनी की दुकान खोलने वाला हो, चाहे कोई डेयरी चलाने वाला हो, सबको जिसके पास जिस प्रकार की योग्यता, जिसका जैसा हुनर उसको काम वैसा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी बीजेपी ने जिस तरीके से अपना साल भर में कई बड़े कार्यक्रम चलाए हैं निहारिका, वो देखने वाली बात है कि अब ये एक अलग बात है कि जैसे जनधन योजना के तहत खाते खुल गए तो उनमें पैसे कितने हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक माहौल बदला हुआ महसूस किया जा रहा है। यहाँ नगला चंद्रभान से जिस तरीके की वेव्स निकल रही हैं वो कन्याकुमारी तक और ऊपर कश्मीर तक किस तरीके से अपना प्रभाव दिखाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, वो प्रभाव कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक पिछला जो एक साल का प्रभाव था वो किस तरीके से क्षीण हुआ या उभरा है या दबा है। कार्यकर्ता जान होते हैं और मेहनत करते हैं। वो कार्यकर्ता जिसका हौसला 16 मई को खुशी के रूप में देखने को मिला था। एक साल में बहुत सारे झटके भी खाए हैं संगठन ने, हालांकि संगठन अब कल के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। प्रोफेसर भावना त्रिवेदी का शेखर रुख करते हैं। भावना जी, इतनी कार्यकर्ता दोबारा मेहनत कर रहे हैं, स्टेज को सजा रहे, दूर दूर से कार्यकर्ता आ रहे, प्रधानमंत्री ने देश के लिए क्या किया है, ये वो बताएंगे। एक यूफोरिया पैदा करने की कोशिश है जो पिछले साल देखने को मिली थी प्रचार प्रसार अभियान के दौरान। ये आपसे जानना चाहेंगे कितनी भारी स्पीच हो सकती है, क्या नरेंद्र मोदी की स्पीच की मुख्य बातें हो सकती है जिससे वो विरोधियों को भी जवाब दे, और थोड़े बहुत शांत है, उन पर कई आरोप लग रहे हैं, तो इस स्पीच के माध्यम से क्या कुछ वो ऐसा बड़ा कह सकते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट कल की स्पीच होगी? निहारिका जी, कल की स्पीच निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी की यूजुअली आप देखिए आमतौर पर वो चाहे इलेक्शंस के दौरान देखिए या पार्लियामेंट में। शेखर हमारे साथ मौजूद है। शेखर, सवाल आपने रिएक्शन ले लिया, फीडबैक, लेकिन आपसे एक सवाल, आपने क्या महसूस किया? क्या जो लोकसभा चुनाव से पहले प्रचार प्रसार की तैयारी थी, कार्यकर्ता बहुत ज्यादा जोश में था, मर मिटने की बातें करता था, मोदी के लिए तमाम नारे देता था, वैसा ही कुछ इस बार भी है, उससे ज्यादा है, लेकिन या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बोला गया आलाकमान की तरफ से भाई आपको ये करना है तो वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं? निहारिका, देखिए, जो लोग बीजेपी को समझते हैं या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं उनके लिए ये समझना बहुत आसान है कि पिछले एक साल में सरकार ने क्या किया है, और जिस तरीके से इससे पहले कभी बीजेपी की इस तरीके की सरकार चूंकि नहीं देखी है लोगों ने, इसलिए उनको अंदाजा नहीं है। एकात्म मानववाद का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सिद्धांत दिया, आप ये समझिए कि पिछले एक साल में, जिसको कहते हैं कि एक जमीन को समतल करने का जो काम होता है, वो तो इस सरकार ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से पंडित जी के जो सिद्धांत थे, जो वो चाहते थे, उसकी एक एक रचना उस तरीके से इन्होंने मतलब जिसको आप कहिए खंबे गाड़ दिए हैं, लेकिन अभी तार नहीं बिछे। तो अब पहले तो खंबे भी नहीं गड़े थे इनके, अब खंबे अगर गड़ गए हैं तो ये भी तय है कि किसी दिन वो लाइन बिछा पाएंगे, फिर किसी दिन पावर जनरेशन कर पाएंगे, फिर उसमें करंट दौड़ेगा, और वो जब करंट दौड़ेगा तो शायद आखिरी आदमी तक पहुंचेगा। इतना है, एक लंबा प्रोसेस है। शेखर, आप बने रहे हमारे साथ। प्रोफेसर भावना त्रिवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। भावना जी, आप अपनी बात पूरी कर सकती हैं, हम स्पीच की बात कर रहे थे। जी निहारिका जी, ऐसा है कि मोदी जी मैनेजमेंट में बहुत माहिर हैं, परफेक्ट हैं, ये हम लोग कह सकते हैं। आप उन इलेक्टोरल जो सिनेरियो था पिछले साल चुनाव के दौरान, आप उनके चुनाव प्रबंधन को देखिए, जिस तरह वो, और मोदी जी के साथ दूसरी बात क्या है कि वो कब, कहाँ, क्या, कैसे और कितना बोलना है, और किस तरह से अपने आप से लोगों को कनेक्ट करना है, इस बात को वो बखूबी समझते हैं। लेकिन अब जनता एक साल बाद कनेक्ट होगी, रिकनेक्ट होगी, डेफिनेटली रिकनेक्ट होगी। और आप अगर पिछले एक साल के दौरान देखें तो मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं, हर छोटी बड़ी चीजों को बड़ा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके, एक प्रधानमंत्री अगर कोई योजना इनिशिएट हो रही है तो उसके लिए भी एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, पूरा मीडिया, पूरे देश को, और पूरे उस पर होमवर्क के बाद उसको स्टार्ट किया गया। तो अब उनका क्योंकि एक साल पूरा हुआ है, और अब क्योंकि देश में माहौल जिस तरह का बना हुआ है, जिन उम्मीदों को मोदी जी या बीजेपी ने जगाया था, क्योंकि वो उम्मीदें अभी बहुत पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं लोगों को, और क्योंकि चौतरफा विपक्ष से प्रहार है, और ऐसे में एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा संवेदनशील जो इश्यू है वो किसानों की आत्महत्या है, बदहाली है, लोगों तक पानी न पहुंचना, बिजली न पहुंचना, इन सब मुद्दों पे, और इसी में
सरकार की ओर से जो लैंड एक्विजिशन और जिसमें सरकार की जो छवि है जो प्रो कॉर्पोरेट बन गई है, तो इस तरह के चैलेंजेस में अपने आप को लोगों से रिकनेक्ट करने के लिए, लोगों तक अपनी बात को स्ट्रेट तरीके से कहने के लिए कल की रैली का उन्होंने जो एक आयोजन किया है वो एक महत्वपूर्ण रैली होगी। और दूसरी बात, अगर आप ध्यान दें तो मोदी जी अक्सर इस तरह के चीजों के लिए, जैसे उनको इलेक्शन लड़ना था तो काशी, वाराणसी जो कल्चरली और स्पिरिचुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, वर्ल्ड वाइड नोन है। और अभी क्योंकि कल दीनदयाल उपाध्याय जी बीजेपी की जो राइटिस्ट आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को ये दिखना भी है कि वो प्रमोट हो रही है और इस दिशा में बीजेपी कमिटेड है। तो एक ऐसा बिल्कुल ये भी दिखाना बोला कि एक साल में हमने बहुत सारा काम किया था। भावना जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हालांकि थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ गई, उसके लिए माफी चाहेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शेखर, बहुत आखिरी सवाल आपसे, मंच कैसा होगा? नरेंद्र मोदी की रैली के मंच से भी बहुत संदेश जाता है, ट्रॉपिकल इश्यूज की वो बात करते हैं, जहां की जो खास बात है उससे जुड़ा मंच होता है, यहां का मंच कैसा होने वाला है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मंच जिस तरीके से जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है वो तो हम अपने दर्शकों को, अभी ताजा तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, थोड़ी देर में दिखा देंगे, जी संगम जरूर देखते रहें। लेकिन उससे किस तरीके की चीजें जाने वाली है वो हमारे साथ मेहमान है, उनसे जान लेते हैं। बहुत कम समय है राजेश जी, जल्दी से बताइए कि इस मंच से क्या क्या होने वाला है? देश के मजदूर का, गरीब का, किसान का, नौजवान का भविष्य तय होने वाला है। और कल नरेंद्र मोदी जी ब्रज क्षेत्र के लिए और इस देश के लिए कोई बहुत बड़ी घोषणा यहाँ करेंगे निश्चित रूप से। और हम लोगों को बहुत आशा भी है, ब्रजवासियों को नरेंद्र मोदी जी से बहुत आशा है। यमुना का शुद्धिकरण अधूरा पड़ा हुआ है, उनकी ये घोषणा थी। और गंगा के तट से वो सांसद चुनकर के आते हैं। और पहला कार्यक्रम यदि कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश की मथुरा की ब्रज भूमि में हो रहा है। ये धार्मिक भूमि है, पावन भूमि है। सरस्वती उधर मिल गई, यमुना में हो रहा, यमुना नदी के किनारे ये प्रोग्राम हो रहा है और गंगा से वो कुछ सांसद हैं। आर्यन जी, बताइए कि इस मंच से आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या उम्मीद करें? या ब्रज की बात कर रही है उत्तर प्रदेश? भाई हम चाहते हैं ब्रजवासी होने के नाते कि मथुरा को कम से कम धार्मिक स्थल घोषित किया जाए। अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं, मथुरा जितना महत्व वाला जगह है, अभी तक इसको धार्मिक स्थल घोषित नहीं किया गया है। जैसे गंगा का स्वच्छ और निर्मल बनाने का अभियान चल रहा है, हम चाहते हैं कि यमुना का भी उसी स्तर पे अभियान चले और यमुना को भी निर्मल और स्वच्छ बनाया जाए। बिल्कुल शेखर, यहाँ से घोषणाएं होंगी, लेकिन वो महत्वपूर्ण बात यह है कि वो हिसाब क्या देते हैं विरोधियों को भी। और ब्रिज भूमि की अगर बात कर रहे हैं तो किस तरीके की लीला यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो कल आप हमें जरूर बताइएगा। बहरहाल इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। धन्यवाद शेखर आपका।